आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी जोन बाय केएस में। तो आज हम NCERT क्लास 6 की हिस्ट्री की सीरीज़ पढ़ रहे हैं अभी। तो इसमें हम आज अध्याय 6 पढ़ेंगे, यानी चैप्टर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस अध्याय का नाम है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है, तो चलिए बिना देर करे हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 5 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पेशे के आधार पर वहाँ कौन से वर्ग शामिल थे। अब हम पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था कैसी थी। इस समय उत्तर भारत में, खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में, कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। तो अब प्रश्न आता है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर ये होगा कि पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया,
जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। उनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ये हो गई वर्ण व्यवस्था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी और है, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया, यह आपके लिए प्रश्न है। अब जनपद आते हैं, जनपद की बात आती है। ठीक है, अभी देखते हैं हम जनपद में क्या है। आइए तो जनपद के बारे में पढ़ने से पहले हम ये नोट दिया हुआ वो देख लेते हैं। चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ और कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये नोट पूरा हो गया। अब हम जनपद के बारे में पढ़ते हैं। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4/57 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोंपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। आगे देखते हैं। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 4 में नहीं है? ठीक है। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है।
अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। ये बीच में अभी चित्र छूट गया, इसको हम देख के आते हैं। मानचित्र 4, जैसा कि ऊपर ही बताया गया है, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद नगर। तो महाजनपद जो हैं, ये काले रंग का डॉट दिख रहा है, ये है। तो पहला है झेलम नदी गांधार, दूसरा है हस्तिनापुर यमुना नदी के किनारे, तीसरा है उज्जैन अवंती, जिसे हम आज उज्जैन के नाम से जानते हैं, चौथा है कौशाम्बी, पांचवा है मगध, छठा है वैशाली। बस 6 ही महाजनपद हैं और बाकी की ये छोटे छोटे नदियों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पे जनपदों के भी नाम दिए हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमने प्रदर्शन भी करते थे, यहाँ तक छोड़ दिया था। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों पृष्ठ 92 पर चित्र देखो के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे? 2 अंतर बताओ। ये प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर दीवार, ये यहाँ पर चित्र दिख रहा है, ये कौन सी जगह की है? कौशाम्बी किले की दीवार, कौशाम्बी किले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बन पाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब देखते हैं ये कर कौन कौन से थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। 1/6 किसी फसल, जैसे किसी को 6 कुंटल गेहूँ निकले तो उसे 1 कुंटल गेहूँ राजा को कर के रूप में देना होता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था।
आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटक तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे? ये प्रश्न आपके लिए है। कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कामगार करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? ये प्रश्न आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण देख लेते हैं मगध का। मानचित्र 4 पृष्ठ 57 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थीं। ये पहला तो है का यातायात, दूसरा खा जल वितरण और तीसरा है गा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। ये पहले जो गंगा और सोन जैसी नदियों से मगध को जो फायदा हुआ, जो उन्हें लाभ हुआ, वो ये तीन चीज़ें थी कि यातायात बढ़ा, दूसरा जल वितरण बढ़ा और तीसरा जमीन को उपजाऊपन मिला और जमीन को पानी मिला। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क भी इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यह बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ये जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पार्ट में से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस पार्ट को हम स्लो धीरे धीरे ही पढ़ रहे हैं और आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। इस वीडियो को आप 2-3 बार अच्छे से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है?
ये आपका प्रश्न है। अब दूसरा हम जनपद पढ़ते हैं, जनपद बज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ये आपको नोट करने वाली बात है कि पहले से ही स्त्रियां, दास और कर्मकार इन लोगों को शासन करने की कोई अनुमति भी नहीं थी, ना इन्हें उस चीज़ का हिस्सा माना जाता था। अब यहाँ पे एक नोट दिया है, गण किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, गण हो गया। अब आता है संघ। संघ अर्थात संगठन या सभा। इसको आपने समझ लिया कि गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है, जिसे हम कमेटी कहते हैं। कई सारे लोग इकट्ठे होकर एक कमेटी बना लेते हैं, उस समय उसको गण कहा जाता था। संघ अर्थात संगठन या सभा। जैसे सभा आजकल होती है, ऐसे ही उस समय संघ कहते थे उन सभाओं को। यहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते थे, युद्ध की रणनीति बनाते थे आदि, ऐसे काम होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। यह आपको नोट करने वाले पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, बज्जी संघ का वर्णन, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अजातशत्रु और बज्जी संघ, इन दोनों का क्या संबंध है अभी देखते हैं हम। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्स्यकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी है इसमें पॉइंट। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। बज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। ऐसे काफ़ी प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। अब अन्यत्र देख लेते हैं क्या है। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो।
लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? ऐसा प्रश्न आ सकता है, इसलिए इस नोट को आप काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण नोट दिया है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग हमारा यह अध्याय कंप्लीट हो चुका है। उपयोगी शब्द देख लेते हैं। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ, प्रजातंत्र। इन सभी शब्दों का अर्थ हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डाउट लगता है तो आप वापस जाके देख सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखे हैं, सही या गलत। अश्वमेध के घोड़े को अपने राज्य से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये सही है या गलत, ये आपको बताना है, आपको देखना है। आपको समझ में आ जाएगा आपने कितना पाठ पढ़ा, कितने ध्यान से पढ़ा, वो आपको इन प्रश्नों को देखने के बाद समझ में आ जाएगा। राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। पुरातत्वविदों को जनपदों की बस्तियों में महल मिले। चित्रित धूसर पात्रों में अनाज रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे। नीचे दिए गए खानों में निम्न शब्दों को भरो। आखेटक, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपालक, इसमें भरे जाएंगे। समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभा में हिस्सा नहीं ले सकते थे? ये आपके लिए प्रश्न है, आप ऊपर जाके देख सकते हैं। महाजनपद के राजाओं ने किले क्यों बनवाए? आज के शासकों के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव से किस तरह भिन्न थी? ये प्रश्न हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। नए शासक लगभग 3000 साल पहले। महाजनपद लगभग 3000 साल पहले। सिकंदर का आक्रमण, दीघ निकाय का लेखन लगभग 2300 साल पहले। गण या संघ राज्यों का अंत लगभग 1500 साल पहले। यहाँ पे हमारा अध्याय 6 समाप्त हो गया। अब हम अध्याय 7 पढ़ेंगे, नए प्रश्न नए विचार। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।